आसमान से कोई लाल सी चीज पहाड़ियों में जा गिरती है। फिर हम उसी घने जंगल को देखते हैं जहाँ एक हिरन को अचानक से कुछ महसूस होता है और पीछे से एक अजीब सी चीज उसे दबोच लेती है। फिर हम एक पोर्टलैंड का सीन देखते हैं जहाँ हम एक गाड़ी में एक कपल को देखते हैं। रूथ और हैरी दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशन में हैं पर शादी नहीं की है। हैरी को कैंपिंग करना काफी पसंद है, इसलिए दोनों शहर से दूर जंगलों की तरफ जा रहे हैं, शायद वहाँ जाकर उनका तनाव खत्म हो सके। हैरी इस एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड था। रूथ भी उतनी ही खुश थी जितना कि हैरी। उस रास्ते को देखकर पता चलता है कि ये वही जंगल है। अब रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकते हैं ताकि कुछ लंच कर लें और अपने साथ कुछ ट्रिप के लिए खाने को ले लें, क्योंकि सफर काफी लंबा था। अभी उन्होंने खाना शुरू किया था कि उस स्टोर ओनर का बेटा उनके पास आता है और वो काफी डरा था क्योंकि उसने कल आसमान से गिरते हुए उसी लाल सितारे को देखा था जो काफी अजीब था। तभी उस बच्चे की माँ उसे बुला लेती है पर ये दोनों उसकी बात समझ नहीं पाते। हैरी कहता है कि बच्चे कई बार ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। वहाँ से वो अपने आगे सफर पर निकल जाते हैं और रेड रिज ट्रेल तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वो अपना सफर शुरू करेंगे। पर रूथ काफी नर्वस दिखाई दे रही थी, शायद वो सफर को लेकर चिंता में थी। पर हैरी उसे यकीन दिलाता है कि एक बार सफर शुरू करने पर उसे सब ठीक लगने लगेगा, क्योंकि रूथ की ये पहली कैंपिंग थी। जब वो जा रहे होते हैं तो रूथ को महसूस हुआ कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर वो दोनों एक खाली मैदान पर आकर अपना टेंट लगाते हैं और आज रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। हैरी उसे सर्वाइविंग टेक्निक बताता है कि सफर के दौरान राशन को कम से कम यूज करना चाहिए। वहाँ हैरी रूथ का डर दूर करने के लिए उसे काफी हंसाता है। रूथ भी एक हद तक भूल गई थी कि वो कैंपिंग पर अकेले हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ रात हो जाती है। रात होते ही मानो खामोशी भी कहीं खो सी गई। उस घने अंधेरे जंगल के बीच रूथ आंखें खोलती और बंद करती और काफी कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ का सन्नाटा उसकी नींद के बीच रुकावट बन रहा था। वो उठती है और फ्रेश होने के लिए टेंट से बाहर आती है। हाथ में लालटेन पकड़े वो थोड़ी दूर आती है। तभी अचानक उसके पीछे से कोई चीज गुजरी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक हिरन खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। वो हैरी था जो उसे ढूंढता वहां पहुंचा। वो हिरन की बात उसने हैरी से बताई, पर हैरी कहता है कि इसमें डर जैसा कुछ नहीं। किसी तरह वो घनी रात गुजरती है। सुबह वो आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। वहां से दोनों एक सैनिक व्यू पॉइंट पर आ जाते हैं। हैरी उस नजारे को दिखाने के लिए उसकी आंखें बंद कर देता है। वो नजारा सच में काफी खूबसूरत था। सामने एक विशाल समुद्र और जैसे आसमान उसमें आकर मिल गया हो। हैरी काफी वक्त से सोच रहा था कि वो रूथ को यहाँ ले आए, पर हैरी का मकसद उसे इस नजारे को बस दिखाना ही नहीं था, कुछ और भी बात थी। एक गहरी सांस के साथ हैरी ने अपनी बात रखना शुरू किया कि 6 साल पहले जब रूथ उसकी जिंदगी में आई तब से सब कुछ बदल गया और वो यकीन के साथ कह सकता है कि उसे रूथ से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। वो अपने जेब से एक रिंग निकालकर रूथ को प्रपोज करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूथ को एंजाइटी डिसऑर्डर है। वो इस तरह प्रपोज देख अपना दिमागी संतुलन खोने लगती है। वो अपने पास रखे एंजाइटी की गोलियां लेती है और रूथ उसका प्रपोज रिजेक्ट कर देती है। हैरी भी उसके रिजेक्शन को खुशी खुशी मान लेता है। शायद रूथ इतना बड़ा फैसला लेने के लिए अभी तैयार नहीं थी, पर वो इस बात से काफी दुखी हो जाता है। रूथ को भी एहसास होता है कि उसने गलत किया। इस बात से हैरी काफी टूट गया था। उस बात को लेकर दोनों के बीच एक दूरी सी आ गई थी, पर रूथ उससे बात करना चाहती थी और वहाँ दोनों के बीच काफी बहस होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूथ के माता पिता के अलग होने के बाद रूथ काफी स्ट्रेस में रहने लगी थी और ये एंजाइटी डिसऑर्डर उसी की वजह से है। पर हैरी इन सभी चीजों का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है। अब दोपहर हो गई थी। रूथ टेंट से बाहर आती है जहाँ सामने हैरी का एक नोट पड़ा था। उसने लिखा था कि वो वॉक पर थोड़ा फ्रेश होने गया है, थोड़ी देर में लौट आएगा। रूथ वहीं बैठ उसका इंतजार करती है। वो अपना फोन चेक करती है जिसमें नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वहाँ पेड़ के पास एक हिरन मरा पड़ा था जो कि किसी ब्लैक सब्सटेंस से कवर था। उसे देख वो काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ हैरी आ जाता है। हैरी ध्यान से उस चीज को देखता है और वो उसे इग्नोर कर अपने कैंप की तरफ चले जाते हैं। अब शाम होने को आ जाती है। उनके पास एक बुक भी थी जिसमें जानवरों और पेड़ पौधों की जानकारी थी। उस हिरन पर जो पदार्थ था वो किसी प्रकार का फंगस है। रात दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। सुबह हैरी कुक कर रहा था और रूथ वॉक पर अकेले निकल जाती है। चलते हुए उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ती है जो काफी खूबसूरत और ताजा लग रहे थे। उसमें से एक फूल तोड़ वो उसकी खुशबू लेती है। तभी उसे पीछे एक केव दिखाई देती है। उसमें कुछ नीली सी चमकदार चीज दिखाई दे रही थी। थोड़ी हिम्मत कर वो उस केव की तरफ बढ़ती है। अंदर वो नीली चमकदार चीज काफी ज्यादा थी। वो एक तरह का लिक्विड था। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है उस चीज को देख उसकी चीख निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हैरी उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि रूथ को गए काफी वक्त हो गया था। वो रूथ को ढूंढते हुए उसी दिशा में जाता है। रूथ उसी जंगल में शांत खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, पर उसके चेहरे पर हम एक बदलाव देख सकते हैं। रात को हैरी देखता है कि रूथ टेंट में नहीं है। वो बाहर आता है। तभी हैरी पीछे देखता है कि रूथ उसके पीछे ही खड़ी थी। वो ये देखकर डर जाता है। रूथ के हाथों में एक चाकू था। रूथ कहती है उसे लगा यहाँ कोई और है। उस दिन के बाद से रूथ का बदलाव काफी बदला बदला लग रहा था। वो टेंट में जाकर सोते
हैं, पर रूथ की आंखें खुली की खुली होती हैं। सुबह हो जाती है, पर उसने 1 मिनट की भी नींद नहीं ली। उस दिन केव में कुछ हुआ था, पर ये सिर्फ रूथ ही जानती है। वो काफी खामोश रहने लगी थी। कल रात की बात के लिए रूथ उससे माफी मांगती है। रूथ बताती है कि वो उसका प्रपोज एक्सेप्ट करना चाहती है। ये सुनकर हैरी काफी खुश होता है, पर वो एक शर्त रखती है कि वो उसे फिर से वहीं प्रपोज करे जहां उसने उसे पहली बार प्रपोज किया था। वो उसी व्यू पॉइंट की बात कर रही थी जो पहाड़ की चोटी पर है। अब हैरी मान जाता है और दोनों उसी व्यू पॉइंट पर जाते हैं। हैरी रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है। इससे पहले कि हैरी कुछ समझ पाता, तभी रूथ उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे देती है और हैरी नीचे एक चट्टान पर जा गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर रूथ ने ऐसा क्यों किया ये तो सिर्फ रूथ ही जानती है। वहां से वो अपने ट्रेल की तरफ भागना शुरू करती है, पर उसे रास्ते का पता नहीं था। डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मिडिल एज कपल आता है। वो रूथ को इस हालत में देखते हैं तो उसे पीने को पानी देते हैं। वो दोनों उसे अपने साथ कैंप लेकर चले जाते हैं और फैसला करते हैं कि कल सुबह वो रूथ को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो महिला रूथ के चोट की वजह पूछती है, पर रूथ उसे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वो उनसे काफी कुछ छुपा रही थी। रूथ अपने हाथ में वही पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। उन्हें लगता है कि शायद वो उन पर अटैक करेगी, पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से हैरी आ रहा है। ये चाकू उसने हैरी को देखकर उठाया था। रूथ काफी डर जाती है, पर ये कैसे हो सकता था? रूथ ने ही हैरी को पहाड़ से धक्का दिया था। वो महिला रूथ को वहां से लेकर भाग जाती है। वो आदमी हैरी को रोकने की कोशिश करता है, पर हैरी की उंगली से एक धारदार ब्लेड निकलता है और उस आदमी को बीच से काट देता है। यहाँ एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसको समझ पाना लगभग नामुमकिन था। हैरी का जिंदा वापस आना और उसके उंगली से उस ब्लेड का निकलना। रूथ एक जगह जाकर छिप जाती है और हैरी उस महिला को पकड़ लेता है, और अगर रूथ बाहर नहीं आई तो वो उसे मार देगा। रूथ बाहर आती है, फिर भी वो उस महिला को मार देता है। हैरी उससे सवाल करता है कि उसे उसकी सच्चाई का पता कैसे चला। यहाँ रूथ रिवील करती है कि जब वो उस दिन केव में गई थी तो उसने वहाँ हैरी की लाश देखी थी, जो उसी पदार्थ में लिपटी थी जिसमें वो मरा हुआ हिरन लिपटा था, और वो हैरी की ही लाश देख चिल्लाई थी। फिर वो वहाँ से भाग बाहर आती है, पर वो हैरी के आने से पहले नॉर्मल कंडीशन में आ गई थी, ताकि उसे पता न चल सके कि वो उसका सच जान चुकी है। वो हैरी का शरीर लिए हुए कोई और ही था। इसलिए जब हैरी उसे जंगल में मिलता है तो रूथ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सब ठीक है, और इसलिए उसने उसे पहाड़ से धक्का दिया था। वो रूथ को मारने जाता है क्योंकि उसे उसका सच पता चल चुका था। रूथ उसे रुकने को कहती है और वो इस बारे में किसी से नहीं बताएगी, पर हैरी उसे चाह के भी नहीं मार सकता, क्योंकि जिस चीज ने भी हैरी का रूप लिया है उसके शरीर में हैरी के इमोशन भी हैं। पर रूथ अब उस चीज से डरने लगी थी। वो वहां से उठकर भागने लगती है, पर थोड़ी देर भागने के बाद बहुत थक कर रुक जाती है। वो भी उसके पास पहुंच जाता है और यकीन दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रूथ वहां नहीं रुकना चाहती क्योंकि वो हैरी नहीं, हैरी तो मर चुका है। वो बताता है कि बायोलॉजिकली अब मैं हैरी बन चुका हूँ। मैंने उसके सारे डर, उसकी यादें, उसके विचार सब कुछ अपने शरीर में ट्रांसफर कर ली हैं। रूथ उससे सवाल करती है कि वो उससे क्या चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो रूथ को लेकर बीच की तरफ चला जाता है। रूथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात कर रहा था, प्यार, यादें, ये सब काफी नया था। रूथ उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। तभी वो वहाँ रूथ को एक स्पेसशिप दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक एलियन है और किसी दूसरे ग्रह से आया है। ये देख रूथ को भी सब कुछ पता चल जाता है। वो रूथ को अपने साथ किसी दूसरे ग्रह पर चलने को कहता है। वो वहाँ जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो एलियन बताता है कि उसके जैसे और भी एलियन यहाँ आने वाले हैं और अर्थ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। एक तरह से धरती नरक हो जाएगी जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहना चाहेगा। इसलिए वो अर्थ छोड़कर उसके साथ चले। वो चलने के लिए मान जाती है। तभी रूथ देखती है कि समंदर में शार्क्स घूम रही थी। चलते वक्त वो उस एलियन के जेब से चाकू निकाल उसके सीने में मार देती है, जिससे काफी खून निकलने लगता है। और रूथ समुद्र की तरफ भागती है क्योंकि वो एक सर्फर है, तो समुद्र में सर्वाइव करना उसे आता था। वो एलियन भी उसके पीछे आता है और जैसे वो समुद्र में घुसता है उसका खून समंदर में फैलने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड शार्क को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद शार्क उस पर अटैक कर देती है। किसी तरह रूथ समुद्र से निकलकर जंगल में भागने लगती है। यहाँ हम देखते हैं वो एलियन बचकर समुद्र से बाहर आ जाता है। यहाँ रूथ उन कपल के कैंप के पास पहुंच जाती है जो मर चुके थे। वहाँ काफी कुछ खाने को रखा था। तभी पीछे एक दस्तक होती है। वो एलियन उसके पीछे खड़ा था और उसने अपने टेंटिकल से रूथ को पकड़ा था। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो उसी केव में थी। केव की दीवार पर उसका शरीर उसी ब्लैक सब्सटेंस के भीतर था और एक टेंटिकल रूथ के शरीर से उस एलियन के हाथ में जुड़ा था। अब वो एलियन खुद को रूथ में बदल रहा था ताकि जो उसके मन में रूथ को पाने की इच्छा है वो खत्म हो जाए। उसके बाद वो रूथ को मार देगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से रूथ में बदल गया है। अब वो रूथ के सभी इमोशन को महसूस कर सकता है, तो उसे रूथ की जरूरत नहीं। तभी रूथ को एक प्लान सूझता है। रूथ को पता था अगर वो बायोलॉजिकली रूथ में ट्रांसफर हो गई है तो एंजाइटी डिसऑर्डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो जैसे ही रूथ को मारने जाता है, रूथ उससे सारी बातें कहना शुरू करती है, जिसे सुन उस एलियन को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है और वो अपना टेंटिकल निकाल
डाल देता है और यहाँ से वहाँ गिरने लगता है। रूथ किसी तरह खुद को सब्सटेंस से बाहर निकालती है। अब इस डब्बे में एंजाइटी की गोली भी नहीं थी। वो एलियन एंजाइटी की वजह से नीचे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रूथ उसके सर को पत्थर से उसे मार देती है और वहाँ से भाग रेड रिज ट्रेल के पास पहुंच जाती है जहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। गाड़ी स्टार्ट कर वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसका रेडियो भी ऑन था। तभी रेडियो पर उसे एलियन की आवाज सुनाई देती है। वो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली क्योंकि उसे रूथ के बारे में अब सब पता है, इसलिए वो जल्द ही उस तक